नमस्कार, जय हिंद। मैं दीपक अपने YouTube चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का साइंस का स्पेशल सीरीज में हम लोग पार्ट नंबर 10 करने वाले हैं। इससे पहले हम 9 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टैटिक जीके का अभी तक टोटल हमने 36 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप मेरा स्टैटिक जीके का सीरीज देखना चाहते हैं, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पिछले 9 पार्टों में टोटल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 141 तक कर चुके हैं। आज हम 142 से आगे बढ़ेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कल का होमवर्क जो कि ये रहा, कल आपको दिए थे क्वेश्चन नंबर हम 138, 139 और 140। 138 नंबर क्वेश्चन में बताना था कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन आपका वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन को दर्शाता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपका जो पहला है वही बताता है आपका वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन। जो सेकेंड आपका बताता है ये पोजीशन और टाइम का बताता है। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये आपका वेलोसिटी और पोजीशन का बताता है। तो तीनों का फर्स्ट और लास्ट करके आप पता कर सकते हैं कि किसके किसके बीच का रिलेशन है। उसके लिए आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन याद होना चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर 139 था उसमें आपसे हम पूछे थे कि वेलोसिटी जब 5 गुना हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में सर बताना था, तो 25 गुना हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन में पूछे थे कि किस एसिड जमने के कारण हमारे बॉडी में पेन होता है। तो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड जमने के कारण बॉडी में पेन होता है। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 क्या है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी हेनरी बेक्वेल के द्वारा किया गया था। इसको याद करिएगा। मैडम क्यूरी रेडियम और पोलोनियम दोनों का आविष्कारक थी। मैडम क्यूरी को दोनों के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में भी और केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज मिल चुका है। रेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक 88 होता है रेडियम का परमाणु क्रमांक। पोलोनियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है, 84 होता है। जो रेडियम है आपका, ये आपका दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है, दूसरे समूह का एलिमेंट है। और पोलोनियम आपका 16वें ग्रुप का एलिमेंट है, ऑक्सीजन फैमिली का है। जो आपका रेडियम है, जो ट्रिक बताए थे दूसरा ग्रुप का, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम। तो जो रेडियम है यही है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 88। इसी का खोज मैडम क्यूरी ने किया था। और पोलोनियम आपका 16वें समूह जो कि ऑक्सीजन फैमिली वाला है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोलेरियम और पोलोनियम। क्या ट्रिक था, ओल्ड स्टाइल से टेपो। ठीक है, जो पोलोनियम है इसका आविष्कारक कौन थी, मैडम क्यूरी थी। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया हुआ है, जोसेफ प्रिस्टले किसका आविष्कारक थे, जो हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन, इसी का आविष्कारक थे जोसेफ प्रिस्टले। चैडविक न्यूट्रॉन का आविष्कारक थे। किसका, न्यूट्रॉन का। आपको हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को याद करने का एक ट्रिक बताए थे, कौन सा, ईंट पर नाच, ये ट्रिक था। जो आपका ई है ये बताता है आपका इलेक्ट्रॉन को, जो प है ये बताता है आपका प्रोटॉन को, और जो न है ये बताता है आपका न्यूट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन या थॉमसन ने किया था, थॉमसन, इसको याद रखिएगा, थॉमसन। ठीक है, जो प्रोटॉन का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड, इनको याद रखना है, हिंदी में रदरफोर्ड पर इसको लिखेंगे। नाच, एन से बन गया न्यूट्रॉन और च से बन गया चैडविक, जेम्स चैडविक इनका पूरा नाम था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, शॉर्टकट में ईंट पर नाच से। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, 143 परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था। न्यूक्लियस ऑफ एटम का खोज किसने किया था। 2 होते हैं, देखिए, एक एटम का होता है, एक सेल का न्यूक्लियस होता है। ये आपका एटम है, एटम के नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है और इलेक्ट्रॉन उसका बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है।
ए तो होगा एटम, एटम। एक होता है सेल, मतलब कोशिका। कोशिका में भी आपका क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, नाभिक पाया जाता है। ये आपका न्यूक्लियस हो गया और बाहरी इसका कोशिका झिल्ली पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो क्वेश्चन में आपको परमाणु का नाभिक पूछा है, आपका एटम का न्यूक्लियस पूछा है, तो इसका खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड ने किया था। जो ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट ब्राउन, ये आपका जो सेल का न्यूक्लियस है ना, कोशिका का जो आपका न्यूक्लियस है, नाभिक है, इसका खोज किया था किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। थर्ड ऑप्शन है जॉन डाल्टन। डाल्टन आपका एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एटॉमिक थ्योरी से, मतलब परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। डी ऑप्शन है हरगोविंद खुराना, जेनेटिक थ्योरी दिया था। जेनेटिक कोड जिसको हम बोलते हैं, जेनेटिक कोड, हिंदी में बोलेंगे इसको आनुवांशिक कोड। क्या बोलेंगे? आनुवांशिक कोड। किसने दिया था? हरगोविंद खुराना ने दिया था। आपको चारों याद रखना है कि नाभिक, एटम का नाभिक का खोज रदरफोर्ड, सेल का नाभिक का खोज ब्राउन, और डाल्टन आपका एटॉमिक थ्योरी परमाणु सिद्धांत से संबंधित है। और आपका हरगोविंद खुराना जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कोड का आविष्कारक कौन थे? हरगोविंद खुराना। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट 144 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से अंगूर का उत्पादन से संबंधित है, ग्रेप्स के उत्पादन से संबंधित कौन सा है? देखिए, जहाँ भी आपको कल्चर मिलेगा ना, तो कल्चर का मतलब ही होता है उत्पादन, खेती से संबंधित है। तो आपका चारों में ऑप्शन है कल्चर, कल्चर, यानी आपका चारों के चारों ऑप्शन किसी न किसी से संबंधित होगा, खेती से संबंधित होगा। तो जो आपका पहला ऑप्शन है सेरीकल्चर, पहले तो इसका आंसर हो जाएगा अंगूर का उत्पादन विटिकल्चर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका सेरीकल्चर है ये आपका रेशम के उत्पादन से संबंधित है, रेशम, जिसको कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिल्क, सिल्क बोलते हैं इसको। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर बोलते हैं केंचुआ का उत्पादन से। किसका? केंचुआ के उत्पादन को हम क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं अर्थवर्म, वर्थवर्म। पता है अर्थवर्म को, केंचुआ को हम किसान का मित्र बोलते हैं। किसान का मित्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि केंचुआ आपके खेत में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है, इसीलिए केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, आपका डी ऑप्शन है एपीकल्चर। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से, मधुमक्खी पालन से संबंधित है आपका एपीकल्चर। नेक्स्ट 145 नंबर क्वेश्चन, यदि एक चालू रेफ्रिजरेटर को बंद कमरे में खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापक्रम, कमरे का टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, या फिर नियत रहेगा, या फिर कांस्टेंट रहेगा? आपको बताना है। कोई भी एक रूम है, रूम में फ्रिज रखा हुआ है, फ्रिज का दरवाज़ा को खोल दिया जाता है, तो बताना है कि रूम का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या घटेगा, बढ़ेगा, या फिर कोई चेंज नहीं होगा। तो रूम का टेम्परेचर आपका गर्म हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, बढ़ेगा रूम का टेम्परेचर। अच्छा, जो रेफ्रिजरेटर में देखे होंगे कि जो फ्रिज का पेटिका है ये ऊपर लगा रहता है, ये ऊपर क्यों लगा रहता है, नीचे क्यों नहीं लगा रहता है? इसका ऊपर लगने का कारण है कि यहाँ पे पहले ठंडा हवा होगा, ठंडा हवा होगा, और नीचे आपका गर्म हवा होगा, गर्म हवा। और गर्म हवा हल्का होता है और आपका ठंडा हवा भारी होता है। तो यहाँ से जो गर्म हवा है ये हल्का होने के कारण ये ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा। ठीक है, और ऊपर जाके जो आपका फ्रीजर का जो पेटिका लगा रहता है इससे टकराएगा और गर्म हवा ठंडा हो जाएगा, और ठंडा हवा भारी होता है। ठीक है, जब हवा भारी हो जाएगा तो वो नीचे आएगा, नीचे आएगा, और जो नीचे वस्तु रखा रहेगा फ्रीजर में उसको ठंडा रखेगा। ठीक है, इसी कारण जो फ्रीजर पेटिका में जो पेटिका लगा रहता है ना, वो ऊपर लगा रहता है, नीचे नहीं लगा रहता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, बर्फ पर स्केटिंग करते समय दाब के कारण बर्फ का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट निम्न में से क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, या फिर कांस्टेंट रहेगा? टोटल मिला के आपसे पूछा है, आइस है, बर्फ है, इस पे प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। तो बताना है कि इस प्रेशर के कारण बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट जो है ये आपका घटेगा या फिर बढ़ेगा।
तो इसका आंसर होगा प्रेशर के कारण बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट गलनांक आपका घटता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ आपका जमने लगता है। इधर आप पॉजिटिव तरफ जाओगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड इधर आओगे पॉजिटिव की तरफ तो बर्फ़ आपका गलने लगेगा। और माइनस की तरफ यहाँ से जाओगे तो बर्फ़ आपका जमने लगेगा। -1, -2, -3 करने पे आपका बर्फ़ जमने लगेगा। तो जब भी आप बर्फ़ पे प्रेशर अप्लाई करोगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ये आपका 0 से भी कम होते चला जाता है। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी गलेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी गलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप नॉर्मल ऐसे अपने हाथ में एक बर्फ़ लीजिएगा अपने फ्रीजर से उठा के, ऐसे कोई बर्फ़ लीजिएगा अपने हाथ पे और उसको ऊपर से प्रेशर अप्लाई कीजिएगा, ये बर्फ़ आपका जल्दी गल जाएगा। यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट गलनांक आपका क्या होता है? घटता है। आप सुने होंगे कि जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ता है वहाँ रोड पे आपका बर्फ़ जम जाता है। तो बर्फ़ पे क्या मिलाया जाता है? नमक छिटा जाता है, जिसको हम बोलते हैं इम्प्योरिटी, अशुद्धि। पूछता है एग्ज़ाम में कि बर्फ़ पे अशुद्धियाँ मतलब इम्प्योरिटीज मिलाने पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तब पर भी आपका मेल्टिंग पॉइंट अशुद्धि मिलाने पे मेल्टिंग पॉइंट आपका घटता है, दोनों के केस में। ठीक है, प्रेशर में भी और इम्प्योरिटीज के केस में भी, मतलब अशुद्धि के केस में। जैसे यहाँ पे नमक डाला गया था तो उसका मेल्टिंग पॉइंट को कम कर दिया गया था ताकि बर्फ़ जल्दी से रोड से हट जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147। जब बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिर जाए तो निम्न में से क्या दर्शाता है? पहले तो बैरोमीटर में क्या भरा जाता है? पारा भरा जाता है, मरकरी भरा जाता है। मरकरी को Hg से हम दर्शाते हैं और मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 80, परमाणु क्रमांक 80 होता है। बैरोमीटर आपका प्रेशर मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दबाव मेजर करने के लिए। मान लीजिए ये आपका बैरोमीटर है, बैरोमीटर में आपका मरकरी भरा हुआ है, पारा भरा हुआ है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जब आपका इस मरकरी का लेवल ऊपर बढ़ता है धीरे धीरे तब क्या होता है? जब आपका मरकरी का लेवल मतलब मरकरी का रीडिंग जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तब क्या होता है? एक सवाल और बनता है, जब मरकरी का रीडिंग एक बैग से नीचे गिरता है तब क्या होता है? जब आपका मरकरी का रीडिंग धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो आपका मौसम साफ होता है। जब मरकरी का रीडिंग धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बारिश आता है। जब मरकरी का रीडिंग एक बैग से नीचे गिर जाए तब आपका तूफान आने का खतरा रहता है। तो आपको तीनों याद करना है। मौसम साफ कब होगा? जब आपका रीडिंग धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। बारिश कब आता है? जब आपका मरकरी का रीडिंग धीरे धीरे नीचे गिरता है। और तूफान आने का खतरा जब एक का एक नीचे गिरता है तब आपका तूफान आने का खतरा होता है। यहाँ पे क्या पूछा है? अचानक नीचे गिर जाए तब आपका तूफान आने का खतरा रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारा का Hg से हम डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर 80 होता है। पारा को हम क्विक सिल्वर बोलते हैं। किसको बोलते हैं? क्विक सिल्वर के नाम से हम पारा को जानते हैं। पारा को हम थर्मामीटर में भी यूज करते हैं, थर्मामीटर, उसको भी याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148। निम्न में से कौन सा त्वरण का इकाई है? त्वरण का यूनिट बताना है, एक्सेलरेशन का यूनिट बताना है आपको। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? त्वरण का यूनिट, एक्सेलरेशन का यूनिट। ऑप्शन नंबर सी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। जो फर्स्ट है न्यूटन, ये किसका यूनिट होता है? फोर्स का, फोर्स का एसआई यूनिट होता है। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है मीटर पर सेकेंड, किसका यूनिट होता है? वेलोसिटी का, वेलोसिटी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? वेग। और मीटर पर सेकेंड ही स्पीड का भी होता है, स्पीड मतलब चाल का भी। तो स्पीड और वेलोसिटी में दोनों में क्या डिफरेंस है? तो वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी को सदिश राशि बोलते हैं। जो आपका स्पीड है ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, जिसको कि हम अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, सदिश राशि में आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है।
मतलब परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, लेकिन आपका स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम में त्वरण से क्वेश्चन और क्या बनता है, एक्सेलरेशन से क्वेश्चन और क्या बनता है, पूछता है कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो उस समय एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा या फिर बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो जब भी आपका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है ना, तो आपका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाता है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आता है। मान लीजिए कोई आप बाइक चला रहे हैं 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और आप 2 सेकंड के बाद उस बाइक का स्पीड को आप 60 मीटर पर सेकंड के स्पीड से उसको कर देते हैं, तो बताइए यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, त्वरण कितना होगा, 60 - 50/2 कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे आपका त्वरण जनरेट होगा, क्योंकि आप स्पीड को चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप वेलोसिटी को बढ़ा ही नहीं रहे हैं। आप 50 से चल रहे हैं तो 50 से ही चल रहे हैं, न कम कर रहे हैं न बढ़ा रहे हैं। जब इसीलिए हम बोले कि जब वेलोसिटी आपका कांस्टेंट हो जाता है तो एक्सेलरेशन आपका डेवलप होता ही नहीं है। मैंने यहाँ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे इसका आंसर ला दिया था, तो जो आपका मोशन का जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v = u + at, इसका रिलेशन का हमने यूज़ किया था। ये आपका फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपका एक्सेलरेशन है, ये आपका टाइम है। यहाँ से आपको एक्सेलरेशन निकालना था तो v - u कर दीजिए, ये इधर ले आइए, कितना हो जाएगा v - u/t। यही आपका क्या था, एक्सेलरेशन था, त्वरण था। देखिए 60 - 50 करिए थे तो 10 आया था, और 2 से डिवाइड कर दिए थे तो 5 मिला था। ये आपका एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है। एक होता है g, जिसको कि हम गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो आपका एक्सेलरेशन है ये वाला, ये आपका लीनियर डायरेक्शन में लगता है, लेकिन जो आपका g है, मान लीजिए कोई वस्तु ऊपर फेंका जाता है तो यही आपका जो एक्सेलरेशन है ये g में कन्वर्ट हो जाता है। जब कोई वस्तु ऊपर फेंका जाता है तो, या फिर कोई वस्तु नीचे आता है, तब आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माना जाता है, क्योंकि ये आपका ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है या फिर ग्रेविटी के डायरेक्शन में आ रहा है। दोनों का साइन अलग अलग होता है। जब वस्तु ऊपर फेंका जाता है तो g का वैल्यू निगेटिव का लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। कोई वस्तु जब नीचे आता है तो g का वैल्यू क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। ये दोनों बात को आपको याद रखना है, जब भी न्यूमेरिकल बनाइएगा तो वहाँ पे आपको काम करेगा कि -g वैल्यू कहाँ पे लेते हैं और +g का वैल्यू कहाँ पे लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड किसका यूनिट होता है, तो न्यूटन सेकेंड, न्यूटन होता है आपका फोर्स का और सेकेंड होता है टाइम का। तो फोर्स इनटू टाइम क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं इसको। फोर्स इनटू टाइम शॉर्ट इंटरवल के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आवेग। और आवेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्पल्स, इम्पल्स बोलते हैं। आवेग और संवेग में डिफरेंस है, संवेग तो होता है मोमेंटम, ये आवेग है, ठीक है, संवेग को मोमेंटम बोलते हैं, आवेग को इम्पल्स बोलते हैं। तो यहाँ अगर हम इम्पल्स को आई लिखें तो आई बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल टी, ये रिलेशन का हम यूज करेंगे। तो यहाँ से अगर हम फोर्स निकाल लेंगे, एफ निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, इम्पल्स आई अपॉन टाइम इंटरवल। इसका इक्वेशन का यूज हम करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो आपको अभी हम बताते हैं। आपने कभी चीनी मिट्टी का कप ऑनलाइन ऑर्डर किया होगा, तो जब भी ऑनलाइन ऑर्डर आता है या फिर अपने कहीं दुकान से किसी शॉप से उठाया होगा चीनी के प्याला को, तो उसमें देखते होंगे कि नीचे में कागज़ या फिर घास फूस भरे रहते हैं। क्यों भरे रहते हैं, इसलिए भरे रहते हैं कि अगर मान लीजिए वो आपका कहीं पे पैकेट गिर जाता है तो वही घास फूस और कागज़ भरे होने के कारण जो आपका प्याला है उसको टाइम इंटरवल कुछ ज़्यादा मिल जाता है, छोटा सा समय ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। इसी कारण कप पे फोर्स कम लगता है। देखिए फोर्स और टाइम में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है फोर्स और टाइम में। यहाँ पे अगर टाइम इंटरवल आपका ज़्यादा होगा तो फोर्स आपका कम हो जाएगा, अगर टाइम इंटरवल आपका यहाँ पे कम होगा तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसका बात कर रहे हैं, जो कि टाइम इंटरवल अगर हम बढ़ा देंगे तो फोर्स कम हो जाएगा। जो घास फूस भरा रहता है, कागज़ भरा रहता है, उसके कारण थोड़ा सा टाइम हम बढ़ा देते हैं ताकि जो आपका प्याला पे जो फोर्स लगा हुआ है वो आपका कम हो जाता है। आप सुने होंगे कि जो रेसर लोग रहते हैं, जो दौड़ने वाले रहते हैं, रेसर मतलब बाइक वाले नहीं, जो धावक होते हैं, दौड़ने वाले होते हैं, उनको सलाह दिया जाता है कि अपने जो रेस है, मतलब अपने जो स्पीड है, उनको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, ना कि एक बैग से बढ़ाना चाहिए। धीरे धीरे कहने का मतलब है टाइम इंटरवल को बढ़ाओ। यानी आप स्टार्टिंग में कुछ स्पीड से चल रहे हो तो अपना स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाओ, अपना टाइम इंटरवल को बढ़ाओ। टाइम इंटरवल को बढ़ाने से क्या होता है, उन पे जो फोर्स लगता है एक्स्ट्रा, जो कि वायु से या फिर जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगते हैं, वो आपका फोर्स कम लगेगा। उनको बताया जाता है कि जब अपना रेस आप ख़त्म करोगे तो अपना रेस को धीरे धीरे समाप्त करना है, न कि फुल स्पीड में ही आप एकदम से रुक जाएं। ठीक है, तो दोनों काम करना है। स्टार्टिंग में अपना जब स्पीड बढ़ाते हो तो उसको धीरे धीरे बढ़ाना है, टाइम इंटरवल को थोड़ा सा लंबा खींचना है। ठीक है, और स्टार्टिंग और लास्ट में टाइम इंटरवल को भी बढ़ाना ही है, क्योंकि दोनों केस में आपका फोर्स कम हो जाएगा। देख लीजिए, जो कि हम यहाँ बताए हैं, टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा तो फोर्स अप्लाइड कम हो जाएगा। ठीक है, दोनों बात को याद रखिएगा, इम्पल्स के केस में इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताना है कि इसमें से चारों ऑप्शन में से किस में काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो बहता हुआ पानी में काइनेटिक एनर्जी है, चली हुई गोली में भी आपका काइनेटिक एनर्जी है, चलता हुआ हथौड़ा इसमें भी काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन खींचा हुआ धनुष क्या होता है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब खींचा हुआ धनुष है या फिर जो पहले खिलौना आता था ना, बचपन में देखे होंगे आप, टॉय वाला जिसमें चाबी भर देते थे। मान लीजिए आपका टॉय है, इसमें चाबी आता था, चाबी को हम थोड़ा सा इसको घुमा दिए तो ये कुछ दूर जाकर रुक जाता था। इसमें भी आपका पोटेंशियल एनर्जी होता था, स्थितिज ऊर्जा होता था। ठीक है, तो खींचा हुआ धनुष या फिर टॉय में चाबी देना, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा का एग्जाम्पल है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका मास, द्रव्यमान क्या है, एम है, मास बोले या फिर द्रव्यमान बोले, वो वस्तु आपका भी वेग से गतिमान है, चल रहा है। तो वस्तु के इसी गति के कारण ही काइनेटिक एनर्जी डेवलप होता है वस्तु में। क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी? गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv²। मतलब वस्तु के मूवमेंट के कारण, गति के कारण ही वस्तु में आपका काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बनता है। काइनेटिक एनर्जी आपका मास पे, द्रव्यमान पे और वस्तु के वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अगर किसी वस्तु का वेलोसिटी को हम 2 गुना कर दें, 2 टाइम बढ़ा दें, तो आपका काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ जाएगा? देखिए 2 गुना v का स्क्वायर है, तो 2 गुना बढ़ेगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। और क्या पूछता है, अगर हम वस्तु का मास को 2 गुना कर दें, वस्तु का मास को अगर हम 2 गुना कर दें तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी केवल आपका 2 गुना हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। यहाँ पे 4 गुना क्यों हुआ था? क्योंकि v का स्क्वायर है। ठीक है, इसी के कारण 2 का स्क्वायर 4 गुना हो गया था। अगर काइनेटिक एनर्जी आपका 1/2 टाइम कम हो जाएगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी 1/2 टाइम कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, वर्षा के बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? वर्षा का बूंद गोला क्यों होता है? तो वर्षा का बूंद पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन के कारण गोला होता है। सरफेस टेंशन T से डिनोट करते हैं, T से क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ, ये होता है आपका सरफेस टेंशन। फोर्स का मतलब बल,
बल अपॉन लंबाई, क्या बोलते हैं इसको हम? सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव बोलते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो न्यूटन पर मीटर आपका सरफेस टेंशन का यूनिट होता है। सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव के कारण ही हम पतली सुई को पानी में तैरा सकते हैं। एग्जाम में पूछता है कि जो पतला सुई पानी में तैरता है, किसके कारण तैरता है? पृष्ठीय तनाव के कारण ही होता है। अपने घर में हम साबुन या फिर डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, सर्फ का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो आपका जल का, वाटर का सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं और वाटर आपका कपड़ा के सभी भाग तक पहुंच जाते हैं और कपड़ा आपका साफ हो जाता है सरफेस टेंशन कम होने के कारण। आप गांव में देखते होंगे जहाँ पे पानी जमा रहता है ना, वहाँ पे मच्छर बढ़ जाता है। अगर आप इस पानी में मिट्टी का तेल, किरोसिन का तेल डाल दोगे ना, तो ये मच्छर अपने आप ही मर जाएंगे, पानी पे तैरेंगे नहीं। क्यों नहीं तैरने पाएंगे? क्योंकि पानी का सरफेस टेंशन मिट्टी के तेल डालने से कम हो जाता है और मच्छर आपका नीचे डूब जाएंगे, तैरने नहीं पाएंगे। गरम सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? गरम सूप स्वादिष्ट इसीलिए लगता है क्योंकि सरफेस टेंशन उसका कम हो जाता है और जो सूप है हमारे मुंह में चारों तरफ फैल जाता है सरफेस टेंशन कम होने के कारण। आपका पहला ऑप्शन है गुरुत्व, ग्रेविटी। ग्रेविटी को क्या से डिनोट करते हैं? ग्रेविटी को हम जी से डिनोट करते हैं और जी का वैल्यू अलग अलग प्लैनेट पे, अलग अलग ग्रह पे अलग अलग होता है। इसीलिए हर एक ग्रह पे आपका वेट अलग अलग होता है जबकि मास आपका सेम होता है। ठीक है, वेट मतलब क्या? भार, और मास मतलब क्या? द्रव्यमान। तो किसी भी प्लैनेट पे आपका मास चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, लेकिन वेट आपका हर एक अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग होगा क्योंकि जी का मान अलग अलग प्लैनेट के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, जी बराबर क्या होता है? जी एम बटे आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे जी को क्या बोलते हैं? ये जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक बोलेंगे। जी का वैल्यू पूछता है कि कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। जितना ये वैल्यू इम्पोर्टेंट नहीं है ना, इससे ज़्यादा जी का यूनिट इम्पोर्टेंट है। जी का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में कितना बार पूछा हुआ है जी का यूनिट। तो यहाँ पे तो जी का वैल्यू कांस्टेंट है, कैपिटल जी का वैल्यू कितना है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है। जिस भी प्लैनेट पे आपको जी का वैल्यू निकालना है वहाँ पे उसका मास डालना पड़ेगा, वहाँ का उसका द्रव्यमान डालना पड़ेगा और नीचे उसका रेडियस, उसका त्रिज्या डालना पड़ेगा। तो पृथ्वी का सरफेस पे जी का वैल्यू कितना होता है? पृथ्वी का सरफेस पे जी का वैल्यू, मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, ये उसका केंद्र है। 3D बना देते हैं। मान लीजिए ये आपका पृथ्वी का है, ये आपका ऊपर का सरफेस है, ये पृथ्वी का सरफेस है। मान लीजिए ऊपर वाला पृथ्वी का सरफेस है, सतह है। ये आपका पृथ्वी का सेंटर, मान लीजिए पृथ्वी का सेंटर है, केंद्र है। और मान लीजिए पृथ्वी के सतह से इन्फिनिटी पॉइंट ऊंचाई पे तीनों जगह आपको जी का वैल्यू चाहिए। तो सेंटर पे याद करना है आपको, पृथ्वी के सेंटर पे जी का वैल्यू कितना होता है? तो पृथ्वी के सेंटर पे जी का वैल्यू 0 होता है। पृथ्वी के सरफेस पे जी का वैल्यू कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और पृथ्वी के सतह से इन्फिनिटी हाइट ऊंचाई पे यहाँ पर भी जी का वैल्यू 0 होता है। तीनों जगह को याद करके रखना है। पृथ्वी के सेंटर पे जी का वैल्यू 0, पृथ्वी के सतह पे जी का वैल्यू 9.8 और पृथ्वी से इन्फिनिटी हाइट पे जी का वैल्यू 0। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 151। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके बगल में एक और लड़की लाकर बैठ जाती है। तो झूला का आवर्तकाल, झूला का टाइम पीरियड बताना है। उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? मान लीजिए एक आपका झूला है, ठीक है, यहाँ पे एक लड़की बैठी है
एक लड़की बैठी है और बोल रहा है कि इसके बगल में एक और लड़की आकर बैठ जाती है, तब इसका टाइम पीरियड में क्या चेंज होगा। टाइम पीरियड झूला का क्या होता है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट होता है l बाई g। l है यहाँ पे क्या, झूला का लंबाई है, और g आपका ग्रेविटी है, 2 पाई आपका फिक्स होता है। यहाँ पे g का वैल्यू भी, क्योंकि पृथ्वी के सरफेस पे g का वैल्यू भी फिक्स होता है, तो t आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा अंडर रूट l का। t आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा अंडर रूट l का, मतलब जितना ज़्यादा आपका लेंथ बढ़ेगा रस्सी का, उतना ही आपका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लड़की के मास पे, लड़की के द्रव्यमान पे आपका आवर्तकाल डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप 2 लड़की को बैठाओ, 3 को बैठाओ या 4 को बैठाओ, आपका आवर्तकाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे आपसे पूछता, ये तो पहला सवाल हो गया, यहीं पे अगर इसी सवाल में दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता कि मान लीजिए एक लड़की यहाँ पर बैठी ही है, एक लड़की है, इस दोनों को हटा दीजिए, एक लड़की बैठी है और ये लड़की झूला पे खड़ा हो गई। ठीक है, मान लीजिए ये लड़की थी, ये झूला पर खड़ा हो गई, तब आपको बताना है लड़की के झूला पे खड़ा होने के कारण आवर्तकाल में टाइम पीरियड में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लड़की का झूला पे खड़ा होने के कारण टाइम पीरियड उसका घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि झूला पे खड़ा होने के कारण सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो कि ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ऊपर शिफ्ट हो गया तो उसका लेंथ कम हो जाता है। जब लेंथ कम हो जाता है, टाइम पीरियड भी अपने आप कम हो जाता है। आपको यहाँ पे 2 चीज़ याद रखना है। पहला चीज़ क्या याद रखना है, झूला पे एक लड़की बैठी थी स्टार्टिंग में, उसके बगल में एक और लड़की आकर बैठ जाती है, तो आपका आवर्तकाल पे कोई इफेक्ट नहीं पहुँचेगा। लेकिन अगर एक लड़की बैठी है और वही लड़की खड़ा हो जाती है झूला पे, तब आपका आवर्तकाल घट जाएगा। दोनों आपको अपने नोटबुक में छाप कर रखना है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 152। चंद्रमा पर एक लोलक पेंडुलम वॉच को ले जाने पे उसका आवर्तकाल टाइम पीरियड क्या होगा। चंद्रमा पे आप पेंडुलम वॉच को ले गए, लोलक घड़ी को ले गए। ये घड़ी होता है ना जो लटकते रखता है, ये लटकते रहता है, जिसका वॉच देखे होंगे, इसको हम चंद्रमा पर ले गए, तो बताना है कि इसका आवर्तकाल का क्या होगा। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई स्क्वायर रूट l अपॉन g होता है। आपको तो हम बताएं कि जो g है ये आपका पृथ्वी पर फिक्स था, पृथ्वी पर फिक्स था, कितना था 9.8 होता है। लेकिन चंद्रमा पे g का वैल्यू कितना होता है, चंद्रमा पे, मून पे g का वैल्यू जो पृथ्वी पे होता है उसका 1/6 टाइम होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। यानी जो आपका g है चंद्रमा पे g का वैल्यू से कम होता है। जब आपका g का वैल्यू कम होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए टाइम और g का आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, टाइम और g का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। जब आपका g बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, लेकिन g घटेगा तो टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे g का वैल्यू कम हो जा रहा था मून पे, इसीलिए टाइम पीरियड यहाँ पे बढ़ जा रहा है। अगर हम इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और जोड़ दें, मान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी का सरफेस है, पृथ्वी के सरफेस से इन्फिनिटी हाइट पे, कुछ हाइट पे आपको बताना है कि यहाँ पे आपका वस्तु का जो टाइम पीरियड होगा, घड़ी का टाइम पीरियड होगा, क्या उस पर इफेक्ट पहुँचेगा। मेरा कहने का मतलब है कि पृथ्वी के सरफेस से इन्फिनिटी हाइट ऊंचाई पे आपको एक वॉच दिया जाता है, पेंडुलम वॉच दिया जाता है। तब आपको बताना है कि इन्फिनिटी हाइट पे जो घड़ी का आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है, क्या बताएगा, घटेगा, बढ़ेगा, या फिर पहले बढ़ेगा, या फिर घटेगा, या फिर कोई चेंज नहीं होगा। तो पृथ्वी के सरफेस से इन्फिनिटी हाइट पे g का वैल्यू कितना होता है, अभी हम बताए हैं। पृथ्वी के सरफेस से इन्फिनिटी हाइट पे g का वैल्यू 0 होता है। तो g का वैल्यू जब 0 यहाँ पे पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा,
कोई भी चीज़ को, मान लीजिए कोई भी नंबर है 2/0 लिखिएगा, इसका वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। तो t बराबर 0 रखने पे यहाँ पे g का वैल्यू आपको t अनंत मिल जाएगा। तो घड़ी का आवर्तकाल कितना हो जाएगा, घड़ी का आवर्तकाल इन्फिनिटी हो जाएगा जब वस्तु आपका पृथ्वी के सरफेस से इन्फिनिटी हाइट पे होता है। ठीक है, आपको दोनों यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट 160 और आज का लास्ट सवाल। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा, साथ साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट सवाल करते हैं। क्या है, 30 डिग्री झुके 2 समतल दर्पण हैं, प्लेन मिरर हैं, के बीच वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, कितने इमेज बनेंगे। तो प्लेन मिरर के लिए, समतल दर्पण के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है कि कितने इमेज बनेंगे। तो नंबर ऑफ इमेज के लिए, नंबर ऑफ इमेज किसमें, समतल दर्पण में याद करना पड़ेगा 360 डिग्री बटे थीटा -1, यही होता है नंबर ऑफ इमेज। कितने प्रतिबिंब बनेंगे आपको इस फार्मूला से आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 30 डिग्री पे झुका हुआ है, थीटा के जगह पे 30 डिग्री पुट कर दीजिए, कितना आएगा 360 डिग्री बटे 30 डिग्री -1, तो 0 से 0 चला गया और 3 36 12 बार में कट जाएगा, तो 12 और -1 आपका नंबर ऑफ इमेज 11 मिल जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में नीचे डालिएगा, अपना रिव्यू हमारे तक ज़रूर पहुंचाइए। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।